गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल के अध्याय में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना था, किन राजवंशों का शासन रहा इस बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में और इसके प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों से। तो कारण तो इसके बहुत सारे थे, बहुत से कारण उत्तरदायी थे। कुछ एक प्रमुख कारणों का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो सबसे पहला कारण था केंद्रीय सरकार। जी हाँ, निर्बल केंद्रीय सरकार। असल में विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था और इन प्रांतों के जो गवर्नर थे उनके अधिकार बहुत ज़्यादा थे। जैसे गवर्नर सेना रख सकते थे, पदों पर नियुक्तियां देते थे और सिक्के बना सकते थे, कर लगा सकते थे, कर हटा सकते थे। यानी कि असीमित अधिकार कह सकते हैं कि उनके पास थे। इस कारण से विजयनगर सम्राट जो है वो कई बार इनके आगे निर्बल हो जाया करते थे, खासकर उस स्थिति में जब कभी कोई अयोग्य शासक सत्ता में होता था। इससे विजयनगर साम्राज्य की जो एकता है उसको धक्का लगा। और दूसरा जो प्रमुख कारण वो था राजा कृष्णदेव राय के दुर्बल उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय के टाइम विजयनगर साम्राज्य जो था वो अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन जो उसके अगले उत्तराधिकारी रहे वो इतने योग्य नहीं थे और विजयनगर साम्राज्य संभालने में असफल रहे। इसलिए भी विजयनगर का पतन हुआ। तीसरा बड़ा कारण विलासी जीवन। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य के लोग बड़े विलासी जीवन जिया करते थे। कारण था धन उनके पास बहुत अधिक था, इसलिए वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत किया करते थे। कह सकते हैं कि पूरा राज्य जो था वो विलासी हो चुका था। और उस समकालीन साहित्य से हमें ये पता चलता है कि बड़े सारे वेश्याएं समाज में रहा करती थी और शासन की तरफ से उनको मान्यता प्राप्त थी, कर लेता था शासन उनसे। तो ऐसे समाज का पतन कोई मुश्किल नहीं है। बहुत जल्दी जिसका नैतिक पतन हो जाए उस समाज का जो पतन है वो निश्चित ही होता है। इसके बाद आते हैं हम सेना पर। सेना के लिए विजयनगर के जो शासक थे वो सामंतों पर, यानी कि नायक और अमर नायक हुआ करते थे यहाँ, उन पर निर्भर रहते थे। यानी कि सेना का गठन और उसके बारे में निर्णय ये सब नायक लिया करते थे। इस वजह से जो सैनिक थे वो राजा की बजाय अपने नायकों या सामंतों के प्रति ज़्यादा वफादार रहा करते थे। और अक्सर जब किसी युद्ध के ऊपर जाते थे तो इन सैनिकों में समन्वय की कमी होती थी, कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। इस वजह से युद्ध में भी हार जाया करते थे। और सबसे बड़ा कारण रहा तालीकोटा की लड़ाई। असल में विजयनगर साम्राज्य जो है 4 मुस्लिम सल्तनतों से घिरा हुआ था, जिसमें बहमनी, अहमदनगर, बीजानगर, गोलकुंडा आदि थी। और बहमनी से तो संघर्ष चला ही रहता था। अब जहाँ लड़ाइयाँ ही लगी रहेंगी, युद्ध ही लगे रहेंगे, तो सीधी सी बात है कि भाई अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बातें भी विजयनगर साम्राज्य को ले डूबी और इसके अंदर सबसे प्रमुख भूमिका निभाई तालीकोटा की लड़ाई ने। हुआ क्या, जब तक तो कृष्णदेव राय थे, उनका शासन था, उस समय तक वो सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए उन्होंने मुस्लिमों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों को उनके अपवित्र किया, स्त्रियों का अपमान किया। इन कारणों से जो बाकी मुसलमान भी थे वो भड़क उठे और इसी के अंदर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन शासकों ने अपना एक संघ बनाया और विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। और जनवरी 1565 ईस्वी में ये तालीकोटा नामक जगह पर विजयनगर को इन्होंने पराजित किया, हरा दिया।
और इस लड़ाई में जो राम राय था वो मारा गया। राम राय जो था वो प्रधानमंत्री था शासक का, लेकिन सारी बागडोर राम राय के हाथ ही थी। और उसके बाद विजयनगर के बहुत से हिस्से पर इन मुस्लिम शासकों ने अधिकार कर लिया, भयंकर लूटमार की और शहर को नष्ट कर दिया। कुल मिला के इतना नुकसान हुआ कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसके बाद संभल नहीं पाया। तो इसके बाद हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। किस प्रकार का प्रशासन था जो इतनी अच्छी समृद्धि, इतनी अच्छी शासन व्यवस्था जो थी वो विजयनगर में थी, उनको देख लेते हैं। तो सबसे जो प्रमुख था वो राजा ही हुआ करता था। पूरी भूमि का स्वामी हुआ करता था वो राजा ही। और शक्तियाँ तो बिल्कुल असीम थी, मतलब कि जो कोई शब्द भी वो बोल दे वो भी कानूनी था। लेकिन एक बड़ी बात क्या थी कि अधिकतर राजा जो है इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे, और इनका जो शासन का उद्देश्य था वो था प्रजा के दुख दर्द दूर करना, प्रजा का कल्याण करना और उनमें समृद्धि लाना। यानी कि प्रजा से ये अपनी बहुत प्रेम किया करते थे। इसके बाद बात करें मंत्री परिषद की, तो उस टाइम के जो साहित्य है उससे ये पता चलता है कि भाई विजयनगर में मंत्री परिषद भी थी, यानी कि मंत्रियों का गठन भी था और राजा को सलाह दिया करती थी ये मंत्री परिषद। लेकिन राजा के लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि भाई इनकी सलाह मानी जाए, इनका परामर्श माना जाए, लेकिन अधिकतर जो है वो परामर्श मान लेता था। और ये जो मंत्री हुआ करते थे, इन मंत्रियों की नियुक्ति राजा खुद ही किया करता था, स्वयं किया करता था। और ये वफ़ादार और ईमानदार व्यक्ति होते थे। और संख्या के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 8 से 10 के बीच थी इन मंत्रियों की संख्या। और अगर प्रभाव की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा था। इसके बाद आते हैं हम प्रांतीय व्यवस्था पर। अब विजयनगर शासकों ने जो अपने पूरे साम्राज्य को था, प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रांतों में बांटा हुआ था। लेकिन यहाँ प्रांत को प्रांत नहीं कहा जाता था। यहाँ पे जो शब्द था प्रांत के लिए वो था मंडलम, यानी कि इनको मंडलम कहा जाता था। और इनके जो अधिकारी, मतलब कि मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, उनको मंडलेश्वर कहा जाता था। तो प्रांत जो है वो मंडलेश्वर के अंडर हुआ करते थे। और इतिहासकार जो हैं वो इन प्रांतों की संख्या लगभग 6 मानते हैं। और ये जो मंडलेश्वर थे ये अधिकतर राजवंश के लोग ही हुआ करते थे और नियुक्ति राजा किया करता था। अधिकार इनके भी असीमित ही थे, मतलब अपने प्रांत के अंदर के ये राजा ही थे। सब अधिकार थे जो एक शासक को होते हैं। और सेना तक भी रखा करते थे, सिक्के जारी किया करते थे, कर लगाते थे, हटा सकते थे। और इनका जो काम था वो था अपने जो प्रांत के अंदर, मंडलों के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखना। और कई बार जो है राजा एक मंडलेश्वर को दूसरे मंडल का मंडलेश्वर बना देता था, यानी कि इनकी ट्रांसफ़र भी हो जाया करती थी। इसके बाद बात करते हैं स्थानीय शासन की। तो जो ये मंडल थे, यानी कि जो स्टेट्स थे, ये आगे बटे हुए थे जिलों में। इन जिलों को कहा जाता था नाडु, यानी कि ज़िले के जो शब्द था वो नाडु था। और ये ज़िले आगे परगनों में बटे होते थे। अब यहाँ परगना नहीं कहा जाता था, इन्हें स्थल कहा जाता था। और सबसे छोटी जो इकाई थी वो गांव थी। और गांव की जो देख रेख है वो गांव का मुखिया किया करता था। और इसमें ग्राम से संबंधित जितने भी कार्य होते थे, चाहे वो झगड़े का निपटारा करना है, किसी भी तरह का कार्य है, वो ये मुखिया किया करते थे। और विजयनगर के जो शासक हैं वो इनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, यानी कि गांव का जो शासन प्रबंध है वो लगभग स्वतंत्र था। ये बहुत अच्छी बात थी वहाँ की। इसके बाद बात करते हैं हम नायक और अमर नायकों की। तो जैसा हमने पहले भी बताया कि भाई सेना जो है वो नायक, सामंत या नायक हुआ करते थे, इनको नायक कहा जाता था। ये सेना रखा करते थे, यानी ये सेना के प्रमुख होते थे। और इनका जो मुख्य कार्य होता था वो था दुर्गों पर नियंत्रण रखना, जो
किलेबंदियाँ थी उनका नियंत्रण रखना। और ये इनके अधीन जो सैनिक हुआ करते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे ये, और किसान लोग भी नायकों का साथ देते थे क्योंकि उनकी रक्षा किया करते थे ये। और भाषा के संबंध में ये तेलुगु या कन्नड़ भाषा इनकी हुआ करती थी। और ये जो नायक है, ये विजयनगर के जो शासक थे उनकी प्रभुसत्ता को मानते थे, उनके अंडर आया करते थे। लेकिन कई बार इनकी शक्तियाँ बढ़ जाया करती थी तो ये विद्रोह भी कर देते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर देते थे। ऐसे ही अमर नायक थे। अमर नायक की स्थिति थी एक तरीके कह सकते हैं सैनिक कमांडरों की। और ये भी जो इनका क्षेत्र होता था वहाँ ये स्वतंत्र होते थे, कर वसूल कर सकते थे, मतलब राजा की तरह सब कार्य कर सकते थे ये। और जो ये राजस्व इकट्ठा किया करते थे उससे सिंचाई के साधन, मंदिरों की देखभाल, फिर सेना पर खर्च, ये सब कुछ किया करते थे। और एक निश्चित वार्षिक कर जो है वो राजा के पास जमा करवाया करते थे। अब कई बार ये अमर नायक और नायक दोनों ही बड़े शक्तिशाली हो जाया करते थे, यानी कि इन पर नियंत्रण पाना भी एक मुश्किल कार्य था। और न्याय व्यवस्था, न्याय का भी काम यही किया करते थे, लेकिन अंतिम जो न्याय है, मतलब कि निर्णय है, वो राजा का होता था। और जो न्याय पद्धति थी वो हिंदू धर्म शास्त्रों पर आधारित थी, हिंदू रीति रिवाजों पर आधारित थी। अपराधियों को बड़ा कठोर दंड दिया जाता था। इस वजह से अपराध जो है बड़े कम हुआ करते थे। हम बात करें आगे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था यानी कि वित्तीय प्रबंध, किस तरह से इनके पास पैसा आता था और कहाँ खर्च करते थे। तो मेन जो इनका सोर्स था पैसा आने का, यानी कि धन का, वो था भूमि कर, यानी कि जिसको हम लगान कहते हैं। यहाँ पर ये इसे रया रेखा कहते थे। और जो ये लगान है किसी का भी, ये फिक्स किया जाता था भूमि की उपज क्षमता पर, उस भूमि पर सिंचाई होती है नहीं होती है, इस आधार पर नियुक्त किया जाता था। और ये 1/3 से लेके 1/6 भाग तक हुआ करता था। भू राजस्व से सबसे ज़्यादा आय होती थी, आमदनी होती थी। इसके अलावा व्यापारिक कर हुआ करते थे व्यापार करने पर, और चुंगी कर होते थे। चुंगी कर वो होते थे जैसे एक व्यापारी एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में जा रहा है तो उसे कर देना पड़ता था। वो कर इस चीज़ की गारंटी होता था कि भाई आप जाएंगे तो आप सुरक्षित, आप हमारे राज्य से निकल जाइए, हमारे राज्य का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चुंगी कर होता था। इसके बाद नायकों से जो राजस्व प्राप्त होता था वो संपत्ति पर, अपराधियों से जुर्माना वगैरह वसूल किया जाता था। इन सब से जो है आय हुआ करती थी राज्य को। अब जो राज्य है यानी कि शासक है, इस आय का क्या करता था? तो सबसे पहले तो बड़ा हिस्सा जो है सैनिक आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता था। इसके बाद मंदिरों पे काफ़ी काफ़ी दान देते थे मंदिरों के रख रखाव के लिए। इसके अतिरिक्त जन कल्याण के कार्यों पर बहुत धन व्यय किया जाता था। और यही वजह है कि विजयनगर बहुत समृद्ध राज्य था। और सैनिक प्रबंधों पर तो था ही था, सैनिक ज़रूरत सबसे पहले थी यहाँ। इसमें अगर हम बात करें तो घुड़सवार सेना पर ये ज़्यादा बल दिया करते थे। और इसके लिए बढ़िया नस्लों के घोड़े भी मंगवाए जाते थे जो कि ईरान से आते थे, अरब से आते थे। तोपखाना, समुद्री सेना, यह भी विजयनगर के शासकों ने बनाई थी। और ये जो सेना है अधिकतर अभी जैसे अब आपको अभी बताया था कि वे नायकों के अधीन हुआ करती थी, और वही सैनिकों की भर्ती किया करते थे और उन्हें अनुशासन में रखा करते थे। और सैनिकों को वेतन भी दिया जाता था, उनकी भलाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। तो इस प्रकार जो ये वित्तीय प्रबंध है किया जाता था। अब आयात निर्यात, अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि भाई निर्यात ज़्यादा था, आयात कम था, इस करके आय ज़्यादा थी। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो काफ़ी धनी राज्य था, समृद्ध राज्य था। अब बात करते हैं हम सामाजिक दशा की। तो विजयनगर के लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि समृद्ध था। और व्यवसाय अगर हम बात करें तो कृषि और उद्योग यहाँ के मुख्य व्यवसाय थे। अब बात करते हैं इनकी सोशल कंडीशन की, मतलब किस तरह से क्या क्या था इनके समाज में। तो मुख्य तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे जाति प्रथा प्रचलित थी। बहुत सी जातियाँ उपजातियाँ समाज के अंदर थी।
और ब्राह्मण जो थे उनको बहुत सम्मान दिया जाता था, विशेष स्थान था इनका और बहुत से महत्वपूर्ण पदों पे इनको नियुक्त किया जाता था। पुजारी का कार्य भी ये किया करते थे। और बड़ी बात क्या थी कि अगर इनसे कोई अपराध हो जाए तो इनको कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। और ब्राह्मण भी जो हैं वो सादा और पवित्र जीवन ही व्यतीत करते थे और समाज के जो बाकी जातियां हैं वो इन्हीं आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करती थी। शूद्र भी थे समाज में और उनका सम्मान जो है वो समाज में जो स्थान है वो निम्न समझा जाता था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये थी कि छुआछूत की भावना का विकास विजयनगर में नहीं हुआ था, यानी कि छुआछूत नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा की। तो विजयनगर के समाज में स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था, पढ़ी लिखी हुआ करती थी वो और हर क्षेत्र के अंदर योगदान देती थी। साहित्य में भी, इसके अलावा तलवार चलाने में, कुश्तियाँ, नृत्य, संगीत, इनकी शिक्षा भी दी जाती थी उनको। यानी कि प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र हर जगह ये स्त्रियां बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बुरे रिवाज भी थे, कुप्रथाएं भी थी, बुराइयां। सबसे बड़ी बुराई थी कि भाई लड़कियों का बड़ी छोटी आयु में विवाह कर दिया जाता था। दहेज लेने देने का भी रिवाज था और जो ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, धनवान होते थे, यानी कि उच्च वर्ग के लोग थे, शासक भी, इनमें बहुविवाह प्रथा थी, यानी कि ये एक से ज़्यादा स्त्रियों से विवाह किया करते थे। और एक और जो पहलू है वो ये था कि वैश्य प्रथा भी जो है वो यहाँ विजयनगर में थी। और हैरानी वाली बात ये है कि इसको राज्य की ओर से मान्यता भी प्राप्त थी। इसके अलावा भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही तरह के लोग यहाँ रहा करते थे। हाँ, ब्राह्मण केवल शाकाहारी भोजन करते थे, गाय का मांस कोई भी नहीं खाता था क्योंकि ये लोग गाय की पूजा किया करते थे। मनोरंजन के लिए समय समय पर यहाँ उत्सव होते थे और मुख्य जो साधन था वो मल्ल युद्ध होते थे। राजा भी इस खेल में भाग लिया करते थे। बाकी शिकार खेलना, घुड़सवारी, नृत्य संगीत, घरों में ताश शतरंज खेली जाती थी और त्योहारों में भी ये बढ़ चढ़ के भाग लिया करते थे। महानवमी, दिवाली, होली ये त्योहार प्रमुख थे और बड़े ही उत्साह से ये मनाया करते थे। अब बात करते हैं आर्थिक दशा की। तो हम जानते ही हैं, अब तक के विवरण से हमने जाना है कि भाई विजयनगर जो था एक बड़ा ही समृद्ध राज्य था और ये सिर्फ हमारा अपना साहित्य नहीं कहता बल्कि जो विदेशी यात्री उस समय पर आए, जिनमें निकोलो दे कांती, अब्दुल रजाक, दुआर्ते बारबोसा, डोमिगो पेंस, इन सभी ने भी अपने अपने ग्रंथों में इस चीज़ का वर्णन किया है और विजयनगर की जो आर्थिक दशा है उस पर प्रकाश डाला है। तो इसका हम देखते हैं क्या क्या था। तो सबसे पहले तो कृषि ही मेन व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था और यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और कृषि को बढ़ाने के लिए भी सरकार जो है वो बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाया करती थी, जिसमें सिंचाई की व्यवस्था और ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि है उसको कृषि में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। सिंचाई के लिए नदियों पर बांध बनाए हुए थे, उन बांधों से नहरें बनाई हुई थी। तो सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, मतलब सिंचाई प्रबंध जो है वो बड़ा ही उत्तम था। और राजस्व तो आप जानते ही हैं, 1/3, 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। और अगर हम फसलों की बात करें तो विजयनगर में बहुत सी फसलें हुआ करती थी। मुख्य थी जैसे चावल, गेहूँ, गन्ना, नील, कपास, गरम मसाले, दालें, फल आदि। और इनमें अगर विशेष रूप से हम बात करें तो नील और कपास ये मुख्य रूप से हुआ करता था और नील की तो भारी मात्रा में मांग थी, साथ में गरम मसालों की भी। गरम मसालों के में भी इनका अगर एकाधिकार कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसके बाद बात करें व्यापार की,
तो व्यापार विदेशों के साथ भी हुआ करता था और आंतरिक व्यापार भी था। और अगर हम कहें कि भाई समृद्धि का आधार व्यापार था तो ये भी गलत नहीं होगा। अब एक तो विजयनगर में बहुत सी बंदरगाहें थी, बड़ी बड़ी बंदरगाहें, काफ़ी सारी प्रसिद्ध बंदरगाहें भी थी और यहीं से दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। और अगर हम देशों की बात करें तो जैसे बर्मा, मलाया, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, पुर्तगाल, यानी कि लगभग उस समय के जितने भी देश थे सभी के साथ व्यापार हुआ करता था। और अगर हम बात करें तो निर्यात ज़्यादा था और आयात कम था। निर्यात के अंदर जो विदेशों को भेजा जाता था तो वो सूती और रेशमी वस्त्र, रत्न, चावल, चीनी, गरम मसाले, नील, इनका निर्यात होता था। और जो मंगवाया जाता था यानी कि आयात किया जाता था तो आयात मुख्य रूप से घोड़ों का होता था। अरब और ईरान अरब से, फिर मध्य एशिया से यहाँ से घोड़े मंगवाए जाते थे उत्तम नस्ल के, जो कि सेना के लिए मंगवाए जाते थे। उसके अलावा आभूषण, रत्न, मतलब कि ऐश्वर्यपूर्ण चीज़ों का आयात होता था। अब भुगतान संतुलन विजयनगर के पक्ष में था क्योंकि आयात कम था और निर्यात ज़्यादा था, और यही कारण था कि विजयनगर जो था वो बड़ा ही समृद्ध था। इसके बाद अगर हम बात करें उद्योगों की तो उद्योग भी बहुत उन्नत थे और यहाँ पे वस्त्र और धातुओं का जो उद्योग है वो बड़े प्रमुख थे। वस्त्रों का निर्माण बहुतायत से किया जाता था। सूती और रेशमी कपड़ा बहुत भारी मात्रा में तैयार होते थे और इनकी मांग भी बहुत ज़्यादा थी। और इन पर तरह तरह के कार्य किए जाते थे, जैसे हीरे से, मोतियों से, सोने से, इनसे कार्य होता था। और अगर हस्तकला की बात करें तो लकड़ी और चमड़े से वस्तुएं बनाई जाती थी और जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। और इन उद्योगों को देखकर विदेशी लोग भी बड़े चकित रह गए थे। वस्तुओं की कीमतें भी बड़ी कम थी, इस वजह से जो लोगों की आर्थिक दशा है वो बहुत ही अच्छी थी। तो आज बस इतना ही। हैव ए गुड डे।